हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान और मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे, पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, दुनिया में होने वाले बहुत बड़े भूचाल। हाँ दोस्तों, दुनिया में जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आपके बहुत बड़ी टेंशन बढ़ने वाली है। और ये जो आपका ईयर है दोस्तों 2022 और 23, ये वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव के लिए बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आएगा, ये चीज़ आप मान लीजिए। और इसमें हम लोग देखेंगे यूक्रेन रसिया की टेंशन को, उस टेंशन को आपका किस तरह से चीन जो है उसको भुनाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। कजाकिस्तान में किस तरह से आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस चीज़ को, क्रीमिया इशू क्या था और उसके कारण रूस पे क्या प्रभाव पड़ा उस चीज़ को देखेंगे। भारत इन सभी चीज़ों से किस तरह से प्रभावित होगा और भारत चीन के संबंध में किस तरह से नया मोड़ आ सकता है, उस पे बात करेंगे। और आपका यूएस और नाटो कंट्री किस तरह से इन सारे बदलाव को रोकने के लिए अपनी जो है पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। और इसमें दोस्तों एक तुर्की का एंगल भी आएगा कि तुर्की जो है किस तरह से अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा और मैं आपको ये लिख करके देता हूँ दोस्तों कि ये जो न्यूज़ है आपका यूक्रेन रसिया टेंशन, ये आने वाले 2 साल में बहुत बड़े भूचाल का जन्मदाता होगा। और तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जियोपॉलिटिक्स चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन का जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन को देखते हैं। ये है हमारी प्यारी धरती। और जब इस धरती को आप जूम करोगे तो यहाँ पर पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत। जब आप भारत से जाओ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूरोप का हिस्सा। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका मरमरा सी है, फिर आपका ये मेडिटेरेनियन है, ये है आपका वो हिस्सा। और ये जो आप देख रहे हो ये है यूक्रेन और ये पूरा हिस्सा है आपका रूसिया का। अब यहाँ इशू क्या है दोस्तों, तो देखिए। और यहाँ पर ये कैस्पियन सी का हिस्सा है, यहाँ पर आपके कजाकिस्तान है, ये आपका ब्लैक सी है और ये इस हिस्से ये हिस्सा है यूक्रेन का। और यूक्रेन में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है वो हिस्सा क्रीमिया का जो 2008 से पहले यूक्रेन का हुआ करता था, लेकिन इसको रूस ने 2008 से अपने कब्जे में ले लिया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल लोकेशन देखते हैं और अभी लोकेशन में आप ये दोनों जगह ध्यान से देखिएगा, डोनेट्स्क और लोहांस्क। ये दोनों वो जगह हैं दोस्तों जिसके कारण ये पूरा बवाल मचेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखनी होगी, ये तो आपका यूक्रेन में वो जगह हो गया जिसके कारण ये बवाल मचेगा। दूसरा यहाँ पर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी इधर, आपको ये जॉर्जिया हो गया, ये अज़रबैजान हो गया, कैस्पियन सी फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इससे ऊपर जब जाओगे तो ये आपका पड़ेगा कजाकिस्तान, जो आपका यूरेनियम और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखिए वापस इसके ऊपर हमारा रूस है। और यहाँ पर भी आज के टाइम में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, खासतौर पे खुद के कंट्री के लोगों के द्वारा खुद के सरकार के लिए। सेम यूक्रेन में भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रूस जो है डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है। वहाँ पर आपको उसी के आपके कंट्री के लोग जो हैं उसी का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन, अगर आप इस हिस्से को देखिए तो ये यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सब जो है ये ईस्ट एशिया के पार्ट है। इसको ईस्ट एशिया संकट भी पास्ट में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको ईस्ट एशिया संकट भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको पूरा माजरा समझने के लिए यूक्रेन की स्थिति, आपके कजाकिस्तान की स्थिति, रूस की पूरी स्थिति, क्रीमिया का इशू समझना होगा। अब इसका असर आप देखो तो किस तरह से इसको चाइना को इसको बुलाना चाह रहा है, तो चाइना की भी लोकेशन थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। चाइना जो है ये आपका ईस्ट एशिया का पार्ट है दोस्तों, ये आपका पूर्वी एशिया में पड़ता है और ये है आपका चाइना। यहाँ पर आपका एक कंट्री है छोटा सा जिसको बोलते हैं ताइवान। अब ये दोनों खुद को चाइना बताते हैं। ये है आपका पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, सॉरी कम्युनिस्ट है।
और वो आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भारत का हिस्सा हो गया। और भारत का भी कुछ हिस्से में आपका चाइना के साथ विवाद है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका ये जो डोकलाम वाला हिस्सा था, जो आपके 2020-19 में आपका बहुत बड़ा एक रीजन भी बना था भारत चीन विवाद का। और इसके अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा वो जगह अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चिकन नेक कॉरिडोर है आपका, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपका चीन उसको तिब्बत का दक्षिणी तिब्बत मानता है। तो ये चीज़ें आपको लोकेशन समझनी पड़ेगी। अब आइए पूरे मुद्दे पे। तो देखिए, ये है आपका यूरोप का नक्शा। और कब का है दोस्तों? तो देखिए 1914। 1914 वर्ल्ड में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आपको पता होगा कि 1914 वो समय है जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके पहले अगर आप ईस्टर्न यूरोप वाली लोकेशन देखें तो ना तो यहाँ पर आपको यूक्रेन मिलेगा, ना ही आपको लातविया, एस्टोनिया, कुछ नहीं दिखेगा। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो ये था आपका यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसके साथ यहाँ पर कुछ एम्पायर थे, कुछ साम्राज्य थे। जैसे यहाँ पर देख लो तो ये पूरा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है इधर, आपकी इटली वाले, इन सब पे राज करता था ऑस्ट्रिया का आपका हेम्सबर्ग अम्पायर। ठीक है, यहाँ पर ड्यूल मोनार्की थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी मिल करके राज करते थे और इस अंपायर का नाम था हेम्सबर्ग अंपायर। ये भी आपको हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इधर आपका फ्रांस में जो है आपको पता होगा कि लुई 16वां, लुई 15वां, ये सब आपके रूल कर रहे थे। तो उन्हीं के बाद आपके नेपोलियन 1, 2, 3, लगभग इस समय आपको नेपोलियन 3, नेपोलियन 4 का राज चल रहा था। यहाँ पर एक भी संकट उत्पन्न हो रखा था दोस्तों, एक स्पेन और पुर्तगाल का, क्योंकि स्पेन से ही पुर्तगाल निकला था तो उत्तराधिकारी संकट था। लेकिन इन सभी के बीच अगर आप यूके को देखो, इंग्लैंड को, तो ये लगभग उतना जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि ये आपका यूरोप से थोड़ा अलग है। ये बीच में आपका इंग्लिश चैनल पड़ता है दोस्तों, जिससे जो आपका फ्रांस और यूके को बांटने का काम करता है। तो ये भी लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर वाटर बॉडी आपके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ देखिए, बाल्टिक सी है, यहाँ आपका नॉर्थ सी है, ये आपका अटलांटिक सी है, ये आपका मोरक्को का एरिया हो गया, ये स्पेन है। और यहाँ से आपको जिब्राल्टर का वो मिलता है, गल्फ ऑफ जिब्राल्टर। फिर आपका ये मेडिटेरेनियन है। और यहाँ से आप देखिए तुर्की है, तुर्की से होते हुए आपका यहाँ पर आप जा सकते हो ब्लैक सी। तो ब्लैक सी आपका वो मेन लोकेशन है जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग एक ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं कि जब 1914 की अगर आप बात करो तो यहाँ पर बहुत ही कम कंट्री आपको यूरोप वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे। आपका यहाँ पर बस ऑस्ट्रिया मिलेगा, जर्मनी में वही हब्सबर्ग अम्पायर है, फ्रांस का आपका नेपोलियन वाला शासन चल रहा है। इधर आपका टर्की का आप देखो ये पूरा हिस्सा, तो यहाँ टर्की का जो ऑटोमन अम्पायर है वो इधर रूल कर रहा है। तो ये आपकी 1914 की लोकेशन रही है प्रथम विश्व युद्ध से पहले। अभी आप देखिए तो आज के टाइम में स्थिति क्या है कि ये जो पूरा हिस्सा जो आपका था रूस का, यूएसएसआर, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं, उसका, तो वो आज के टाइम में लगभग वो इतने हिस्सों में बट गया है। ठीक है, अभी 2022-23 में ना, जो वर्ल्ड के ऐसे लीडर हैं जो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो चुने हुए तो हैं, इलेक्टेड डिक्टेटर आप कह सकते हो, कि जो आए तो चुनकर है, बट उनका जो रवैया है, उनकी जो नीतियां हैं, वो लगभग लगभग एक डिक्टेटर टाइप की है। अब ये अच्छी है बुरी है ये उस कंट्री के लोग डिसाइड करें, क्योंकि समटाइम्स ये अच्छी भी होती है, समटाइम्स ये नुकसान भी कर जाती है। खासतौर पे अगर आप डेवलपमेंट के मामले में देखो तो काफ़ी हद तक ये आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इस तरह के रूल को अगर आप ह्यूमन राइट्स के थ्रू देखो तो कहीं ना कहीं वो लोगों के स्वतंत्रता को थोड़ा सा आपका सप्रेस करने का काम करता है। तो फिलहाल बस इस लोकेशन को देखिए, 1991 में आपकी यूएसएसआर की ये आपकी लोकेशन रही थी। और यहाँ आपको पूरा का पूरा हिस्सा रेड दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए तो यहाँ पर आपके कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। फिर इधर आप देखो तो आपका यूक्रेन हो गया, इधर आपकी सर्बिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, इधर फिर आपके बहुत सारे कंट्री छोटे छोटे जो हो गए, जॉर्जिया वगैरह, वो सभी देश आते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक रहा था 1991 में,
खास तौर पे यूएसएसआर के लिए। क्योंकि 1991 में क्या हुआ था कि इतने बड़े जो यूएसएसआर का विघटन हो गया था दोस्तों, 1991 में ये जो है टूट गया था। अब ये क्यों टूटा था, इसके पीछे की भी आपकी और जियो पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी आज की इस पूरे इशू के लिए। तो देखिए, आपका लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते लगभग जो आपने देखा था कि यहाँ पर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अगर आप देखो मैप को, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यहाँ पर आपको बहुत ही कम कंट्री दिखेंगे। इस हिस्से में आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है कुछ कंट्री, और जो भी आपकी कंट्री है वो किसी न किसी आपके मोनार्क के अंतर्गत किसी न किसी एम्पायर का हिस्सा है। जबकि 1945 के टाइम में देखो, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, बहुत सारे देश यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। क्योंकि आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो आप देखिए कि एक तरफ तो थे आपके इंग्लैंड, रूस, आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ जो आपके कंट्री थे, जो आपका एक्सिस अलायंस धुरी राष्ट्र जो कहलाते थे, वो थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उसके बाद आपको जापान, फिर इधर तुर्की। ये आपका जो है वो हिस्सा था जो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। और जब फाइनली जर्मनी की हार होती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया की और तुर्की की, तो इसके जितने भी आपको उपनिवेश इसके कब्जे में दिख रहे हैं, आप फिर से एक बार इस मैप को देखिए। इस हिस्से में जितने भी आपको देख रहे हो कि हैम्सबर्ग अम्पायर यहाँ था, यहाँ आपका ऑटोमन अम्पायर था, तो फाइनली इसको क्या किया जाता है, जो आपके एक्स एलाइड कंट्री थे, जो आपके मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने इस जगह पे क्या किया कि उसको बांटने का काम कर दिया। अब बांटने का काम क्यों किया, तो इसके बहुत सारे उसने बेसिस दिए। कुछ लिंग्विस्टिक मैनर पे बताया कि चूंकि ये भाषाई रूप से अलग है, इसलिए हम इनको अलग कर रहे हैं। जबकि कुछ जो है इथनिक रूप से कि भाई यहाँ के लोगों का रहन सहन आपके यहाँ से अलग है और ये स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, तो हम इनको जो है आज़ादी देंगे। जबकि आप सेम टाइम में देखिए तो बाकी वर्ल्ड अभी भी आपका गुलामी की जिंदगी जी रहा है, धीरे धीरे वो भी अपने आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और इस समय भारत में भी आपका एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो लगभग लगभग आपकी पूरी दुनिया अवेयर हो चुकी थी अपने अधिकारों के प्रति। और इस समय यहाँ पर देखिए तो पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, इन सभी का प्रादुर्भाव होता है। इधर आप देखोगे तो अर्मेनिया वगैरह हिस्सा जो है आपका यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है और फाइनली यूरोप को, खास तौर पे पूर्वी यूरोप कई हिस्सों में बंटता है, कई नए राष्ट्रों का जन्म होता है, तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार की आपकी जो शासन प्रणाली भी विकसित हो जाती है। 1919-21 के टाइम में यहाँ पर एक क्रांति होती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग फरवरी की क्रांति या फिर अक्टूबर नवंबर की क्रांति भी बोलते हैं, जो आपकी लड़ी जाती है लेनिन के नेतृत्व में। और लेनिन यहाँ पर लेके आता है एक साम्यवादी शासन, ठीक है, कम्युनिस्ट नेशन बनाता है इसको। और यहाँ पर ये बोलता है कि सभी चीजें क्या है, सरकार के अंतर्गत है। यानी किसी भी प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा, सभी चीजें आपके सरकार के अंतर्गत होगी। और ये सरकार क्यों की थी, उन्होंने ये बोला कि अगर सभी चीज सरकार के अंतर्गत में है तो ये पूरे देशवासी का होगा। यानी देश में जो आपकी आर्थिक असमानता है, ऊंच नीच है, जो आपका एक सामंत और मजदूर के बीच का भेदभाव था, ये उसको क्या करता है, दूर करता है। और यहाँ पर ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा दोस्तों, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, मतलब मैसिव लेवल पे। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो यहाँ पर आपका था पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था जिसने शुरुआत में तो काफी अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पर 1929 में आपका द ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी विश्व की महान आर्थिक संकट बोलते हैं। और इससे लगभग लगभग आपके ये पूरा अमेरिका, ये जो आपका यूरोप का हिस्सा दिख रहा है, ये सभी इससे बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए थे। फिलहाल तो यहाँ पर दो अलग अलग आपकी शासन व्यवस्थाएं थी और दोनों ही अपने अपने व्यवस्थाओं को सुप्रीम बता रही थी। एक आपका यूएसए जो बोलता है कि नहीं, बाजार, मतलब व्यापार को बाजार के अधीन छोड़ दो, सरकार का दखल अंदाजी इसमें लगभग ना के बराबर होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी तरीके से व्यापार करें, अपनी तरीके से विकास करें। और आज भी आप देखो
तो आपको यूएसए में काफ़ी ज़्यादा आपको प्राइवेट प्लेयर मिल जाएंगे, लाइक एप्पल, अमेज़न, आपका फेसबुक, काफ़ी ज़्यादा। जबकि उसके आप जस्ट इनवर्स देखो तो रूस में आज के टाइम में क्या है कि एक ओमनीपोटेंट मार्केट हो गया है, कि मतलब कुछ ओलिगोपोली टाइप का, कि कुछ गिने चुने आपके लोगों के हाथ में, कुछ गिने चुने कंपनियों के हाथ में, या फिर सरकार के हाथ में ही आपका पूरी तरह से व्यापार केंद्रित है। इसलिए आप यहाँ पर देखो तो आपके जो रक्षा के भी जो कंपनियां हैं, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन हो गया, वो प्राइवेट प्लेयर है। जबकि यहाँ पर आप जो देखोगे आपके मिग या फिर जो आपके सुकोई बनता है, तो वो सभी के सभी क्या है, आपके वहाँ के गवर्नमेंट और आपके गवर्नमेंट एलाइड, या कह सकते हो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी। तो ये मेन इशू रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि दोनों अपने अपने शासन व्यवस्था को सुप्रीम बता रहे थे। अब दोनों के बीच में क्या होता है, वॉर जैसी स्थिति आ जाती है। वॉर जैसी स्थिति कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ शुरुआत में तो शस्त्र नहीं उठाते, ठीक है, बट दोनों अपनी अपनी नीतियों को, अपने अपने शासन व्यवस्था को इस कदर से दुनिया को प्रभावी बताना चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक रेस शुरू हो जाती है, लगभग लगभग हर एक फील्ड में। आपको पता होगा कि 1955-56 में आपका यूएसएसआर ने सबसे पहले अंतरिक्ष में लोगों को भेजा। आपके मेजर यूरी गैगरिन का नाम आपने सुना होगा, वो आपके यूएसएसआर से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद आप देखिए कि 1959 में जो है आपका अमेरिका ने भी सेम काम किया। 1969 में अमेरिका ने आपके चंद्रमा पे मिशन भेज दिए। इस ढंग से देखो तो आपका हर एक फील्ड, परमाणु हथियार के मामले में चूंकि अमेरिका ने जापान पे परमाणु हथियार छोड़ा था, तो एक इसका रक्षा क्षेत्र में एक दबदबा हो गया था। तो 1961 के आसपास आपका यूएसएसआर भी अपने परमाणु परीक्षण कर देता है, जो कि लगभग काफ़ी ज़्यादा भयावह होता है। तो इसके बीच हर एक लेवल पे, उत्पादन के लेवल पे, वितरण के लेवल पे, समाज में आपके प्रजा को खुश करने के लेवल पे, दुनिया में अपनी रणनीति को बेहतर दिखाने के लेवल पे, अपनी शासन व्यवस्था को उत्कृष्ट बताने के लेवल पे, हर लेवल पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली यहाँ पर जो नए नए राष्ट्र जो अभी उद्भव हो रहे थे, इन दोनों के द्वारा उन सभी को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास किया जाना स्टार्ट हो जाता है। और उसी में से एक है हमारा प्यारा भारत भी। आपको पता होगा कि 1900 लगभग 47 से लेकर के 1965-70 तक हम लोग लगभग अमेरिका से फ्री अनाज मिलता था। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कि हम लोग अमेरिका के एलाई थे, वी आर नन एलाइड। हम लोगों ने नाम स्टार्ट किया था गुट निरपेक्ष, कि भाई हमने हमने कहीं नहीं जाना, ना तो हमने यूएसएसआर की तरफ जाना है और ना ही हमें यूएसए की तरफ जाना है। हम साइड रहेंगे। हम बस किसी से ना तो मतभेद है और ना ही किसी से आपका एक अत्यधिक लगाव है। हम दोनों के बीच संतुलन बना के काम करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों के साथ रिश्ता रहेगा, लेकिन बैलेंस मैनर में, किसी के तो साथ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अमेरिका हम लोग को फ्री अनाज देता था। उसकी एक स्कीम थी PL 420 या 480 ऐसे करके, जिसके तहत उसने ये बोला तो ये कि हम लोग जो है, जितने अभी नए नए राष्ट्र आ रहे हैं आपके आज़ाद होकर के, स्वतंत्रता प्राप्त करके, हम लोग उसको इसलिए फ्री अनाज दे रहे हैं ताकि हमारा जो है यहाँ पे वो फिर से उपनिवेशता के चंगुल में ना जाए। जबकि उसका रियल आपका इशू ये था कि ये कहीं समाजवाद की तरफ ना खिंच जाए। क्योंकि अगर आपके जब भी समाज में आपकी आर्थिक असमानता बढ़ेगी, ऊंच नीच बढ़ेगा, तो आपका अपने आप जो है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है लगभग आपके दो पार्ट में बढ़ जाता है, और इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं द कोल्ड वॉर की। अंततः स्थिति ऐसी हो जाती है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए क्या करते हैं, अपनी सैनिक, अपने इंस्टॉलेशन एक दूसरे के पास करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये है आपका नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको दोस्तों। ये मेनली बनाया गया था आपका यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, और इसके आपका कह सकते हो कि इसको रिपल करने के लिए आपका वार्सो पैक्ट साइन किया गया, जो कि यूएसएसआर के लीड में किया गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा वर्ल्ड जो है कुछ इस तरीके से है कि ये आपका नेटो कंट्री है। ये ब्लू, लाइट ब्लू इस कलर में जो आपको दिख रहा है, ये वैसे देश है जो नेटो तो ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन जिन्होंने आपका यूएसए को यानी अमेरिका को अपनी तरफ से सपोर्ट कर रखा था।
तो यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे कुछ पड़ोसी देश जैसे हमारे, आप देख सकते हो पाकिस्तान जो था, इधर जापान, साउथ कोरिया, ये सब हमारे यूएसए के आपके सपोर्ट में थे। अब उसके आपका अपोजिट देखिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्री है जो आपका यूएसएसआर के सपोर्ट में थे, जिनमें एक सबसे फेमस आपको कंट्री यहाँ दिखेगा दोस्तों, आपका यूएसए के पास एक कंट्री दिखेगी जो है आपका क्यूबा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि क्यूबन क्राइसिस क्या था और क्यूबन क्राइसिस के कारण आपका अमेरिका और रूस के रिश्ते किस हद तक बिगड़े थे। तो देखिए, क्यूबा जो है आपका अटलांटिक ओशियन में, जो आपके कैरेबियन सी है, वहाँ पर एक छोटा सा देश है। और ये जो आप देख रहे हो अमेरिका का जो फ्लोरिडा नाम का आपका जो स्टेट है, उसके जस्ट पास में आपका ये क्यूबन स्टेट पड़ता है। अगर आप लास्ट स्लाइड को देखे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्यूबा है, ये आपके यूएसएसआर के सपोर्ट में है और यहाँ पर ये अमेरिका के जस्ट पास है। इसके कारण क्या हुआ था कि 1960-61 आते आते यूएसएसआर ने क्या किया कि आपके यूएसएसआर ने क्या किया कि यहाँ पर अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, खासतौर पे जो न्यूक्लियर कैपेबल आपके जो परमाणु हथियार थे, उसको यहाँ पर उसने इंस्टॉल कर दिया आपके क्यूबा के में। और उस और उससे क्या होता है दोस्तों कि जब आपका क्यूबा में ये इंस्टॉल कर दिया जाता है तो इसका असर आपके पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हो कि ये थ्रेट हो गया अमेरिका को कि भाई हम आपके पास परमाणु हथियार डाल दिए, अब हम आप पे कभी भी अपने परमाणु हथियार से आप पे हमला कर सकते हैं। इसको लेकर के वर्ल्ड जो है एकदम से पैनिक फैल गया, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में इसको लेकर के आपस में बातचीत होना शुरू हो गया। अमेरिका ने भी अपने पूरे, जो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर कैपेबल इंस्टॉलेशन थे, उसको यहाँ पे आपके फ्रांस, रूस, फ्रांस और जर्मनी वाले एरिया में यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ गई थी। लेकिन फाइनली यहाँ से स्टेप बैक किया जाता है और धीरे धीरे आपका यहाँ जो है क्यूबा से उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन खत्म किए जाते हैं यूएसएसआर के, और फाइनली आप देखोगे कि नाटो जो है एक पावरफुल अलायंस के रूप में इमर्ज होता है। और 1991 आते आते आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपके ये जो यूएसएसआर था, ये कुछ इस तरीके से विघटित हो जाता है। यानी यहाँ से पे बताया जाता है दोस्तों कि लगभग 21 जो है छोटे बड़े नेशन यहाँ से क्या होते हैं, यूएसएसआर से डिवाइडेड होते हैं। तो अभी की स्थिति में आप देखो तो ये जो यूक्रेन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वास्तव में 1991 से पहले यूक्रेन का कोई अस्तित्व नहीं था, वो एक पार्ट हुआ करता था इस यूएसएसआर का। और जिस थ्योरी को फॉलो करके आपके अमेरिका ने यूक्रेन को और बाकी देशों को अलग किया था कि इथनिकली वो अलग है, लैंग्विस्टिक रूप से अलग है, कल्चर डिफरेंट है, सेम उसी चीज को आज के टाइम में जो है हमारा रूस फिर से फॉलो कर रहा है। और वो इन्हीं देशों में इसी तरह के आपके जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट करवाता है। और जिसके कारण देखोगे कि ये जो आपके कंट्री है, जो आपके यहाँ पर 11-12 कंट्री जो आपको दिख रहे हैं, टोटल 21 कंट्री आपके अलग हुए थे। तो आप देख सकते हो उसका विघटन हुआ था, तो उसके बाद आपका फाइनली कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आ गए थे। ये आपका हो गया रूस, यहाँ पर आपका हो गया यूक्रेन, और ये आपका है कजाकिस्तान। तो ये तीनों कंट्री आपके लिए आज के न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है। एक ये कजाकिस्तान, फिर आपका ये यूक्रेन, और यहाँ पर आपका रसिया। अभी तो देखिए, इसके बाद आज के टाइम में क्या हो रहा है कि यूक्रेन में जो दो एरिया है, एक है आपका डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस, ये आपका सी ऑफ अजोव के पास है। 2008 का हम लोग क्रीमिया इशू पे अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो क्रीमिया इशू क्या था दोस्तों कि आपका रूस ने यहाँ पर यूक्रेन का एक हिस्सा हुआ करता है, देखिए क्रीमियन पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको बोलते हैं दोस्तों, जो आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो आप यहाँ देखो, वेस्ट और साउथ से ये आपका ब्लैक सी से घिरा हुआ है, और आपके ये ईस्ट से ये सी ऑफ एजोब से घिरा हुआ है। नॉर्थ में इसके यूक्रेन की टेरिटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हिस्सा ऑलरेडी यूक्रेन आपका रूस का है, ये हिस्सा भी आपका रूस का है। अब यहाँ हो क्या रहा था कि रूस के ज़्यादातर हिस्से, जो आप अगर रूस का मैप देखोगे तो ज़्यादातर उसके हिस्से ऐसे हैं जो आपके या तो आर्कटिक ओशियन को टच करते हैं, या फिर वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जैसे ये कैस्पियन सी वाला हिस्सा है तो ये कहीं नहीं ओपन होता। तो रूस को ये चाहिए था कि हम
को कुछ ऐसा रास्ता मिले जिससे होकर के हम एशिया में और आपके मेडिटेरेनियन में या अटलांटिक में ईज़ी पहुँच सकें। यहाँ पर हालाँकि उसका हिस्सा है, बट उसके एक अलग स्वार्थ रहे थे दोस्तों, और वो स्वार्थ ये रहा था कि जब वो इस क्रिबियन पेनिनसुला को कैप्चर कर लेगा, तो एक तरह से क्या होगा कि आपका यहाँ से वो ब्लैक सी को कंट्रोल कर सकता है, और ब्लैक सी को कंट्रोल करने पे क्या होगा कि यूक्रेन को वेस्टर्न यूरोप से या बाकी जो यूएसए से जो मदद मिल सकती थी, उसको वो ईज़िली कट कर सकता है। दूसरा जो इसका इश्यू था, जो रूस चाहता था, एक तो यूक्रेन को ये ब्लैक सी को डोमिनेट करना, दूसरा देखिए इसके थ्रू क्या था कि यूक्रेन को बिल्कुल सी ऑफ एज़ोव का एक्सेस मिल जाता था। अभी जब क्रिमियन पेनिनसुला को रूस ने 2008 में एनेक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ तक आपकी यूक्रेन की फोर्सेस या फिर जो आपकी वेस्टर्न एलायंस की फोर्सेस है, वो नहीं पहुँच सकती, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये हिस्सा जो है रूस के कब्जे में आ गया। तो आज के टाइम में क्या है कि यूक्रेन में अगर किसी तरह का विद्रोह आज के टाइम में ये डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले क्षेत्र में हो भी रहा है, तो वर्ल्ड का जो जितना भी सपोर्टिव नेशन है, वो सपोर्टिव नेशन यहाँ पर यूक्रेन की मदद के लिए बिल्कुल खुले तौर पे नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसका जो आपका एक्सेस है यहाँ तक पहुँचने का, वो बिल्कुल रूस ने ब्लॉक कर दिया है। तो इसीलिए देखिए, और तीसरा ये आपका ऑयल और गैस रिच एरिया है, इसको लेकर के भी जो हमारा रूस है, उसने इस क्षेत्र को 2008 में कैप्चर किया था। तो क्रीमियन इशू को आप समझना पड़ेगा कि 2008 में रूस ने क्या किया, क्रीमिया को एनेक्स किया। इस आधार पे उसने बोला कि ये हमारा पहले से हिस्सा रहा है, जबकि उसका मेन मोटिव क्या था, सी ऑफ एज़ोव में आपका एक्सेस को रोकना और ब्लैक सी को डोमिनेट करना, ताकि जो यूक्रेन की मदद के लिए जो वेस्टर्न फोर्सेस है, वेस्टर्न एलायंस है, वो आपका यहाँ पर नहीं। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क वाला एरिया है, इसमें ज़्यादातर वो लोग रह रहे हैं जो आपका एथनिकली, भाषा के रूप से, अपने संस्कृति के रूप से यूक्रेन के बजाय रूस से ज़्यादा क्लोज है। और ये यूक्रेन की गवर्नमेंट को आज के टाइम में क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो हिस्सा था आपका डोनेट्स्क और लुहांस्क वाला, यहाँ पहले विद्रोह हुए थे तो पहले इसको ऑटोनोमस एरिया घोषित कर दिया। का ऑटोनोमस एरिया क्या होता है दोस्तों, तो जहाँ पर आप देश के अंदर ही आपको कुछ हद तक छूट दी जाती है, ताकि आप अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को बचा सको, अपने तरीके से अपने वहाँ पे लोकल गवर्नेंस आप चला सको। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आपका ऑटोनोमस एरिया बना हुआ है। आज के टाइम में फिर से इस एरिया में सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, और इस विरोध को कथित तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि रूस की मिलिट्री और रूस की गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। ऐसा माना जाता है कि रूस जो है यहाँ पर इन लोगों को एमुनेशन, आपका फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आपके फंड मुहैया करा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इस एरिया में जो बड़े पैमाने पे जो है आपका यूक्रेन की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है विरोध हो रहा है। अब इसके पीछे रूस की क्या-क्या मंशा रही है? तो देखिए, इसके पीछे रूस की 4-5 मंशा जो आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। पहला तो ये है कि रूस वो चाह रहा है कि हमारा जो हिस्सा था 1991 से पहले, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को वापस कर सकें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को वापस यूएसएसआर में यानी रसिया में मिला सकें। दूसरा, ऐसा माना जा ऐसा माना जा रहा है कि जब से आपका क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ है और पूरा विश्व चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, तो वेस्टर्न पावर ये चाहती है कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करे। अब नाटो को ज्वाइन करने पे क्या होता है कि वहाँ पर एक रूल है कि अगर आप किसी भी एक नाटो पे अटैक करते हो, तो ऐसा माना जाएगा कि आप सभी नाटो देशों पे अटैक कर रहे हो। यानी आपको पूरा जो नाटो कंट्री है आज के टाइम में, वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। तो एक तो रूस को ये भी डर है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन कर लेता है, तो कल होकर के नाटो की सेना जो है रूस के बिल्कुल पास तक आ जाएगी, और उस वो रूस के सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। दूसरा, वो मैंने बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को फिर से मिलाना चाह रहा है। तीसरा, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स गेम खेल रहा है। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स गेम क्या है, तो जब से रूस ने क्रीमिया को एनेक्स किया, इसके ऊपर बहुत सारे आर्थिक और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसा कि आपको पता होगा कि S-400 जब हम लोगों ने खरीदा, उस समय भी अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि भाई हम भारत पे भी सैंक्शन लगा देंगे। यानी यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप रूस के साथ आप व्यापार ज़्यादा करते हो, तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे।
और 2008 के क्रीमियन पेनिनसुला के एनेक्सेशन के बाद रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण क्या हो रहा है कि रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चरमरा सी गई है। और रूस इसका खुन्नस भी आज के टाइम में निकालना चाह रहा है और एक प्रेशर गेम खेल रहा है कि हम इस एरिया पे आपका पकड़ मजबूत बनाएंगे। अगर बाहर की ताकतें यहाँ पर इंटरवीन करती है और बातचीत का दौर चलता है, तो रूस ये चाहेगा कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है, जो प्रतिबंध है, जो सैंक्शन है, उसको हटाया जाए ताकि हम इजली व्यापार कर सकें। दूसरा, वो इस सी ऑफ एजोव के थ्रू प्रेशर डालेगा कि हम इसको कट कर दें। तीसरा, रूस ये चाह रहा है कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन ना करे, ताकि रूस की जो आपके नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट ना पहुंचे और उसका इस एरिया में डोमिनेशन बना रहे। तो ये एक पूरा इशू था दोस्तों, जिसके कारण आप देख सकते हो कि रूस जो है इस एरिया में आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और अपने लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 लाख की सेना जो है वो बिल्कुल इस एरिया में जो अपनी सीमा है वहाँ पर उसने ला खड़ी की है। और जिसके कारण पूरी दुनिया ये अंदेशा जता रही है कि शायद रूस जो है जिस तरह से वो क्रीमिया को उसने एनेक्स किया था, इस डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले जो एरिया है, जिसको सम्मिलित तौर पे डोनास्क बोला जा रहा है, इस एरिया को शायद वो एनेक्स कर ले। और इसके कारण पूरी वर्ल्ड जो है आज के टाइम में चिंतित है और बातचीत का दौर चालू है। तो इसके पीछे रूस की मंशा मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए, ये तो रूस का और यूक्रेन का मुद्दा था जो आपको मैंने समझाया। क्रीमियम इशू आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ कि जब आपका ये क्रिमियन एनेक्सेशन हुआ था उसके बाद से फिर अभी आप कजाकिस्तान का इशू भी देखिए। कजाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आपका ये जो एरिया है क्वेस्टेनिक्स और पाब्लोडार वाला, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके जो बहुत सारे लोग जो हैं अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका रीजन भी क्या बताया जा रहा है? उसका रीजन शायद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे सरकार, कथित तौर पे ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार हमारे ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, सरकार भ्रष्टाचारी है। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि कजाकिस्तान जो एक ऑयल और गैस कंट्री रहा है, तो ये ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक कर दिया है। और जिसके कारण रूस जो है आपके कजाकिस्तान की मदद के लिए अपने सैनिकों को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया ताकि हम यहाँ पर विद्रोहियों को दबा सके। लेकिन वास्तविक मंशा क्या है दोस्तों? वास्तविक मंशा ये है कि हम वापस से इस एरिया पे अपना प्रभाव जो है बनाए। विद्रोही, ये विद्रोही वही है दोस्तों जिनको फिर से इनडायरेक्टली रूस से सपोर्ट मिल रहा है। यानी रूस आज के टाइम में प्रेशर गेम खेल रहा है। एक तरफ वो आपका क्रीमिया को ऑलरेडी एनेक्स कर चुका है, दूसरा आप देखो तो वो यहाँ पर डोनेस्क और लुहांस्क वाला एरिया पे जो है जो विद्रोह हो रहे हैं उसको वो सपोर्ट कर रहा है और अपनी सेनाएं यहाँ जमा कर चुका है, जिसके कारण ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो आपका अटैक भी कर दे। तीसरा, यहाँ पर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आपका ये कजाकिस्तान में जो विरोध हो रहे हैं इसको वो भी वो सपोर्ट करेगा। और इसके कारण इन सभी चीज़ों का फायदा कौन उठाएगा दोस्तों? इन सभी चीज़ों का फायदा उठाएगा आपका ये देश, जिसको आज के टाइम में बोला, जिसको आज के टाइम में आप कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर बन चुका है, चाइना। चाइना इन मुद्दों का फायदा उठाएगा दोस्तों, ऐसा उम्मीद है कि वर्ल्ड चूंकि अभी के टाइम में यूक्रेन मुद्दे की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो इस मौके का फायदा उठा करके चीन जो है वो या तो ताइवान या फिर भारत के साथ जो अपने उसके विवाद रहे हैं उसको वो और मजबूती प्रदान कर सकता है। और उस स्थिति में शायद वो आपका इस पे एनेक्स भी कर सकता है, यानी कि आपके ताइवान को वो अपने हिस्से में ले भी सकता है। उसको वन चाइना पॉलिसी के तहत उसको क्या करेगा कि अपने अंदर एनेक्स भी कर। अब हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि चाइना ऐसा कर पाएगा? तो देखिए आज के टाइम में क्या है कि रूस को रोकने की जो शक्ति है वो आपके दो देशों में, एक तो है ये चाइना। तो चाइना कभी भी रूस के मामले में इंटरवीन नहीं करेगा क्योंकि इससे उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा, तो वो इस चीज में आप तटस्थ की भूमिका वो निभा सकता है। दूसरा जो आपका यूएसए है, यूएसए आज के टाइम में उसकी जो सुपरिटी है वो कम होती जा रही है, कंजर्वेटिव अप्रोच उसका आ गया। यानी आज के टाइम में वो जो अफगानिस्तान और इराक में हुआ
उसके बाद वो कहीं भी अपने सैनिकों को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा है, वो बातचीत के थ्रू ही करना चाहेगा चीज़ों को हल। जिसके कारण क्या है कि यूक्रेन का मुद्दा हो या कजाकिस्तान का, जो यूएसए की अप्रोच है वो रूस के सामने उतनी स्ट्रांगली खड़ी नहीं हो पाती। तो यूएसए उतना स्ट्रांग आपका एक्शन ले नहीं पा रहा, चाइना उसमें इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा, वो तटस्थ की भूमिका में है। और इन सभी के कारण क्या होगा कि जब आपका पूरा विश्व रूस को इस बात पर बनाने में लगा होगा कि भाई आप यूक्रेन को छोड़ दीजिए, आप जो है हम आपके ऊपर सैंक्शन कम करेंगे, इस मौके का फायदा उठाएगा चीन, और ये ताइवान वाले क्षेत्र को वो एनेक्स कर सकता है या भारत के साथ अपने विवाद को कर सकता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि भाई चाइना इतना आसानी से कैसे कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसिफिक ओशियन में यूएसए के भी बहुत सारे आपके मिलिट्री प्रेजेंस है, बहुत सारे उसके भी आइलैंड है, जैसे आप देख लो गुआम आइलैंड आपको मिल जाएगा। तो इन सभी जगहों पे इतना आसानी तो है नहीं, और ताइवान को यूएसए आज के टाइम में सपोर्ट भी कर रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आप थोड़ा सा मिलिट्री प्रेजेंस आप देख सकते हो कि ये आपका चाइना है, यहाँ पर उसके देखिए आप मिलिट्री बेसिस है, यहाँ पर उसके सैम लगे हुए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर यहाँ पर उसके क्रूज मिसाइल है, यहाँ पर आपका ताइवान है और ये ताइवान स्ट्रेट है। तो उसके किसी भी तरह के जो मिसाइल सिस्टम है वो इजिली आप देख सकते हो, ये सैडेड एरिया कि वो इजिली ताइवान को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। ठीक है। और जबकि ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है वो आपका हार्डली चाइना का जो एक दो सिटी है, क्वांजंग वाला जो एरिया है, हार्डली उसको वो कवर कर पाता है। जबकि अगर आप यूएस की प्रेजेंस देखें तो वो लगभग आपका ये गुआम आइलैंड से वो ऑपरेट करते हैं। हालांकि उसके यहाँ पर एलाई कंट्री है साउथ कोरिया, जापान, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब आपका कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर इसके ये कंट्रीज जो हैं उतने एक्टिव रोल में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर साउथ कोरिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो नॉर्थ कोरिया, जो कि आज के टाइम में ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर कैपेबल कंट्री हो गया है, जो कि ऑलरेडी वो यूएस का एनिमी है, तो वो इस पे अटैक कर देगा। जापान आज के टाइम में उसके पास उतनी ज़्यादा उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है नहीं, तो वो उसमें उतना इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। और यहाँ से अगर आप उसके देखें कि यूएस की जो कैरियर फ्लीट है, अगर उससे अगर आप चीज़ों को छोड़ते हो तो वो आपका हार्डली F-35, जो उसके वन ऑफ द बेस्ट सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, वो लगभग आपका यहाँ तक रह जाएगा। फिर अगर आप वहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हो तो मिसाइल लॉन्च भी आपका ये ओकिनावा तक वाले एरिया में रह जाएगा। जबकि आप इस चीज़ को देखो, जो चाइना की जो इंटर बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, डोंग फेंग जिसको बोलते हैं, तो डोंग फेंग की बहुत ही एक लंबी सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डोंगफेंग 21D जो है आपका लगभग इस एरिया को कवर करता है, जबकि डोंगफेंग 26 को अगर आप देखिए तो ये इजिली आपके गुआम आइलैंड को कवर कर लेता है। इसके साथ साथ चाइना के पास इतने अच्छे और इतने बड़े कैपेबल आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कि वो इजिली आपका अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। और हाल ही में चाइना ने क्या किया है, अपने हाइपरसोनिक जो है बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, यानी उसको टेस्ट फायर किया है, ताकि यानी कि ऐसे मिसाइल जो आपके साउंड के स्पीड से लगभग 5 से 7 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, जो कि दुनिया में और किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में है नहीं। तो इस मामले में आप देख सकते हो कि जो पैसिफिक का क्षेत्र है वहाँ पर चाइना यूएस के मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और अगर यहाँ पर यूएसए यहाँ पर अपनी फ्लीट भेजता भी है या उसमें इंटरवीन करता भी है, तो वो एनी हाउ यहाँ पर ताइवान के एनेक्सेशन को नहीं रोक पाएगा। ये एक इशू है, जो कि तो ऐसा माना जा रहा है कि जब वर्ल्ड आपका यूक्रेन वाले इशू पे बिजी रहेगा, चाइना इसको इजीली एनेक्स कर सकता है। और ऐसे सेम ऐसा हो सकता है भारत के साथ, कि भारत का देखिए कुछ कुछ हिस्सा है जो ऑलरेडी आपके चाइना से डिस्प्यूटेड है। एक तो ये एक्साई चीन आप देख रहे हो, ये जो येलो कलर में है, ये आपका चाइना से विवादित क्षेत्र है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोरोना काल में भी विवाद हुआ, गलवान घाटी, पैगोंग लेक के पास, फिर डेप्सोंग वाला जो एरिया था आपका, जो आपके डेप्सोंग का जो ग्रास लैंड एरिया था वहाँ पे,
फिर सिक्किम में जो ये नाथुला पास है यहाँ पे विवाद रहा है। फिर आप डोकलाम वाला एरिया देख लो, जो आपका ट्राई जंक्शन था भूटान, चाइना और इंडिया का, वहाँ पर ऑलरेडी 2 साल पहले विवाद हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के इस बड़े हिस्से पे जो है चाइना अपनी दावेदारी को ये करता है कि भाई ये हमारा साउथ तिब्बत का हिस्सा है। और यहाँ पर वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट मोनेस्ट्री है दोस्तों, तवांग, जिसको लेकर के चाइना हमेशा ही खुन्नस में रहता है। और दलाई लामा के विजिट को ये काफ़ी बार यहाँ पर जो है अपोज भी कर चुका है। तो भारत के साथ भी इन चीज़ों पे उसका विवाद है। उत्तराखंड में भी जो कुछ कुछ एरिया है उसको वो हवा दे रहा है। खासतौर पे काला पानी विवाद को नेपाल के साथ हवा देने का काम कर रहा है। लिपुलेख दर्रे को लेकर के विवाद खड़ा कर रहा है। तो चाइना आज के टाइम में इन दोनों में से किसी भी मुद्दे को यहाँ पे क्या कर सकता है, एक विवाद खड़ा कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। और यहाँ पर कोई वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, खासतौर पे ताइवान वाला इस इशू पे, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री आप देखोगे तो ताइवान के हेल्प के लिए नहीं आ सकती। जैसे हमने देखा कि यूक्रेन वाले मुद्दे पे आप देखोगे तो विदाउट रसिया के मर्जी के वहाँ पर उस लोहान्स और डंडास्क वाले हिस्से पे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री कितना भी प्रयास कर ले, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। अगर पहुँचती भी है तो वहाँ पर रूस की आपकी सुपरियॉरिटी ज़्यादा थी। सेम उसी तरह से अगर आपका पैसिफिक ओशियन में ये चीज़ होता है और ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत ये जो पीआरसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अगर ये जो है इस चाइना को, जो कि ताइवान आज के टाइम में जिसको हम बोलते हैं, अगर इसको एनेक्स करता है तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी ढंग से भारत के साथ भी ये इसके विवाद जो है गहराए जा सकते हैं। अब ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि ये चीन की पुरानी रणनीति रही है दोस्तों कि जब विश्व का ध्यान किसी और मुद्दे पे इन्वॉल्व हो तो उस समय अपने काम को वो हमेशा साधने का प्रयास करता है। इसका प्रमाण आप पिछले कुछ समय पहले ही देख सकते हो कि जब पूरी दुनिया जो है कोरोना से त्रस्त थी, उस समय जो चीन ने क्या किया, आपके ये पैंगोंग और गलवान घाटी का मुद्दा खड़ा कर दिया। यहाँ पर उसने हमारे क्षेत्र में जो है अतिक्रमण किया, और आज भी ये अतिक्रमण जो है काफ़ी हद तक अनसॉल्व्ड है। ठीक है। तो और ऐसी चीज़ें आपको 1962 के आसपास भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भारत उस समय जो है इतने ईजी से हारा। भारत ने फाइट बैक किया, बट हमारे नेतृत्व की एक कह सकते हो कि अनभिज्ञता थी। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई को बिल्कुल सीरियसली लिया, जबकि चाइना जो है हमेशा से एक माओ से तुंग की नीति पे चलता है कि द पावर इज द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जिसके जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति है। तो 1962 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आप देख लो, तो जिस समय आपका ये शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के टाइम पे क्या था, पूरी दुनिया जो है आपकी लगी हुई थी रूस और अमेरिका के मुद्दे पे। जबकि आप यहाँ चाइना को देखो तो चाइना कम्युनिस्ट तो था, लेकिन ये यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। और ना ही ये जो है आपका, ना ही इसने जो है यूएसए को सपोर्ट किया था। अब जिस समय ये पूरा मुद्दा चल रहा था, पूरी दुनिया का ध्यान था अमेरिका और रूस पे। और इस मुद्दे का फायदा उठा करके चीन ने क्या किया, तिब्बत वाले हिस्से को 1959 में एनेक्स कर दिया। यानी जो आपका ये जो तिब्बत था, जो उस समय अलग एक क्षेत्र हुआ करता था, ये आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा ये तिब्बत का एरिया था दोस्तों। इस तिब्बत के एरिया को इसने क्या कर लिया, आपका यहाँ पर एनेक्स कर लिया, उसको चुप के चाप यहाँ पर उसको अपने अंदर में अधीन कर लेता है। और चूंकि तिब्बत जो है एक बहुत ही छोटा कंट्री था और दुनिया जो है बड़े मुद्दे की तरफ देख रही थी, तो दुनिया की नज़र में भी ये मुद्दा जो है तिब्बत एनेक्सेशन का, वो एक छोटा मुद्दा, एक क्षेत्रीय मुद्दा होकर के रह जाता है। उसी ढंग से 1962 का जो विवाद हुआ, उसको भी आप देखोगे तो वर्ल्ड उस समय भी आपका वो क्यूबा क्राइसिस चल रहा था। क्यूबन क्राइसिस के कारण पूरी दुनिया जो है आपकी परमाणु हमले और तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में लगी हुई थी। तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर था। उस कारण से वापस से चाइना ने क्या किया, आपके भारत पे अटैक किया, और ये जो हिस्सा है आपका अक्साई चीन का, इस पे उसने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से आप देखते हो कि चाइना हमेशा से एक मौका परस्त कंट्री रहा है। और जब जब अमेरिका और रूस में टेंशन बढ़ी है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने उठाया है तो वो ये कंट्री है दोस्तों, जो
अपने मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के साथ साथ अपने एक बिलफुल पावर के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ क्या करता है, अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। और जब भी वर्ल्ड जो है किसी मुद्दे में इन्वॉल्व रहती है, उस समय वो पूरी दुनिया को चुपचाप एक झटका दे देता है, जो दुनिया को शायद थोड़ी बाद में समझ में आती है। उसी ढंग से आप देखिए कि जिस समय 2015 में आपका वेस्ट एशिया का इशू चल रहा था, सीरिया, इराक, आईएस वाला, उस समय चुपचाप से यहाँ पर आप देखो तो दक्षिणी चीन सागर में इसने क्या किया, बहुत सारे देश पे कब्जा कर लिया। और जिसको आज के टाइम में वो बोलता है कि हमारा 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है, तो ये हमारे क्षेत्र है। और उस समय भी दुनिया चूंकि व्यस्त थी आईएस से लड़ने में और आपके वेस्ट एशिया के इशू को सुलझाने में, तो दुनिया का ध्यान इधर था नहीं। दुनिया ने फिर से उसको उस समय इग्नोर किया। बाद में हो हल्ला आप जितना भी कर लो, बट एट ए टाइम अगर आप इग्नोर करके चलते हो चीज़ों को, तो फिर उस परिस्थिति में बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये यूक्रेन का मुद्दा सिर्फ यूक्रेन और रूस का मुद्दा नहीं है, ये आपके पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने वाला इशू है। इसका फ़ायदा हो सकता है चीन उठा ले, हो सकता है इसका फ़ायदा रूस उठा ले और यूक्रेन के कुछ हिस्से को और कजाकिस्तान के कुछ हिस्से को एनेक्स कर ले। या इसका एक फ़ायदा जो है आज के टाइम में एक और देश उठा सकता है। यहाँ पर एक देश है दोस्तों, इसका नाम है तुर्की। और इसको मैंने बताया था कि 2023 में क्या हो रहा है कि इसकी 100 साल की एक जो यहाँ पर इसके संधि हुई थी कि ऑटोमन एम्पायर को रीइन्वेस्ट करने की, कि ये वापस 100 साल तक किसी भी देश पे अटैक नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा। तो वो भी 2023 में ख़त्म हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में जब ये ख़त्म होगा, तो आज चूंकि ये रूस से ज़्यादा क्लोज है, तो मे बी ये भी अपने पुराने मैप को, पुराने चीज़ों को फिर से इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगा। और इस तरह से दुनिया जो है एक नए जंग की तरफ जो है बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वॉइस की कुछ समस्या रही होगी दोस्तों, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। थोड़ा सर्दी की प्रॉब्लम है। वैसे आपको ये टॉपिक पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चीज़ों को अपडेट रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। जय हिंद।